Welcome to all of you. Today we are going to start alternate current previous year 2024. लगभग इसमें 12 से 15 क्वेश्चंस में लेकर आया हूं, जिसे मैं अलग अलग पार्टों में बनाने जा रहा हूं और जिसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ट्रांसफार्मर का रहता है। उसके बेसिस पर जेईई में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरा रेजोनेंस का रहता है, जिसके बेसिस पर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे भी। तो आपकी स्क्रीन के सामने ये पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है जो कि जनवरी 30 शिफ्ट 2 2024 में पूछा गया है। सो क्वेश्चन हम रीड करते हैं और लिखा हुआ है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। तो सबसे पहले तो हम ड्रॉ कर देते हैं, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। लेट सपोज ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया एंड इसकी कैपेसिटेंस वैल्यू हमें दे रखी है 200 पिको फैरेड, ये दे रखी है। अगर हम इसे ऐसा यूनिट में लेना चाहते हैं तो पिको को हमें 10⁻⁻12 में कर देना चाहिए। तो इसके बाद इट इज कनेक्टेड टू एसी सप्लाई। तो यहाँ पर हमें एक सर्किट ले लेना चाहिए, एक एसी सप्लाई यहाँ पर हो रही है और उसमें पोटेंशियल है 230 वोल्ट विद एन एंगुलर फ्रिक्वेंसी 300 रेडियन पर सेकेंड। मतलब ओमेगा की वैल्यू हमें दे दी गई है 300 रेडियन पर सेकेंड। ये हमारे पास ओमेगा आ गया। द आरएमएस वैल्यू ऑफ कंडक्शन करंट। तो आरएमएस वैल्यू हमसे मांगी जा रही है कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट की। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो करंट है ये सीरीज अरेंजमेंट बना रहा है। तो जो हमें आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सबसे पहली बात तो हमें ये जानकारी में लेनी होगी कि इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा लग रहा है। अगर मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो आप यहाँ पर देख पाएंगे ये प्योर सी सर्किट है कि नहीं। इसे थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के चैप्टर के साथ जोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट का जिक्र कर दिया गया है, जो कि पॉइंट नंबर 1 होता है हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। सो ये प्योर सी सर्किट है। इसका मतलब जो कैपेसिटर है इसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, इसका रिएक्शन क्या होगा। तो जो इसकी प्रतिक्रिया होगी, जो इसका रिएक्शन होगा वो होगा XC। XC का मतलब द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो हमारा यहाँ पर XC रहेगा और इस XC की जो वैल्यू होती है वो 1/ωc होती है। ये आप अपनी फॉर्मूला शीट में जोड़ लेंगे। बहरहाल बहुत सारे क्वेश्चन अभी आगे आएंगे जिसमें मैं इन सब चीज़ों की दोबारा चर्चा करूंगा कि ωc कैसे आया, ωL कैसे आया। सो ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस मेरे पास निकल कर आ गया, जो कि एक रेजिस्टेंस का काम करता है, बिहेवियर होता है इसका रेजिस्टेंस की तरह। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें करंट निकालना है। तो सबसे पहली बात तो हमें ये समझनी है कि यहाँ पर जो करंट है वो सीरीज अरेंजमेंट में कनेक्ट है कैपेसिटर के साथ। तो जो डिस्प्लेसमेंट करंट होगा वही हमारा आरएमएस करंट गिना जाएगा। तो आरएमएस आरएमएस जिसको बोलते थे रूट मीन स्क्वायर, है ना, जो एक पूरा टोटल करंट, इंटायर करंट कंसिडर किया जाता था पूरे सर्किट का, वो हमारा सीरीज अरेंजमेंट की वजह से सेम करंट की वैल्यू देगा। इसका मतलब ये जो बने हुए ऑप्शंस हैं इसमें जो करंट की वैल्यू है वो सेम आनी चाहिए। बहरहाल अगर कभी इस तरीके से ऑप्शन आ जाए तो आप देख पाएंगे यहाँ पर जो वैल्यूज हैं वो लगभग 3 ऑप्शंस में सेम दे रखी हैं, बट एक सी ऑप्शन है जिसमें सेम नहीं दे रखी। इसका मतलब हम एलिमिनेशन के अकॉर्डिंग सी ऑप्शन को कट कर सकते हैं, बट फिर भी 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, सॉल्व तो करना पड़ेगा। नहीं तो अगर इसका रिवर्स होता तो हम सीधे कॉन्सेप्ट ना करते हुए जो सेम आता उस पर क्लिक कर देते। लेकिन जेईई ने पेपर इसलिए डाला क्योंकि वो कैलकुलेशन हमसे कराना चाहते हैं। सो यहाँ पर हम कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार करेंगे कि हमें आई की वैल्यू निकालनी है। तो करंट की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। सो लेट्स सी, ओमेगा की वैल्यू हमारे पास है, XC की वैल्यू हमारे पास हमें निकालनी है। सो द वैल्यू ऑफ XC शुड बी, ओमेगा है 300 एंड कैपेसिटेंस C की वैल्यू आ रही है 200 10⁻⁻12 फैरेड। ये हमारे पास XC आ चुका है। वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस अप्लाई द ओम्स लॉ। सो ओम्स लॉ हमें क्या जानकारी देता है, ओम्स लॉ बोलता है V = IR। R की जगह क्या आएगा, XC आएगा। V हमें कितना दे रखा है 230, करंट हमें निकालना है और XC की वैल्यू हमारे पास है 300 × 200 × 10⁻⁻12। देन फिर यहाँ पर देखें तो ये आ जाएगा 230, यहाँ आएगा 300 इंटू में यहाँ आएगा 200 इंटू में आएगा 10⁻⁻12। ये हो जाएगा हमारा करंट। अब बस इसकी कैलकुलेशन करना बाकी रह गया है और आंसर हमारे सामने होगा।
सो अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन 23 एंड देन 3 में सब जीरो को इकट्ठे लेना चाहूँगा और यहाँ 2 आया, 23, 3 और 2, 1 2 3 4 5, तो 10⁵ इंटू 10⁻⁻12 हो जाता है। इसकी कैलकुलेशन करें तो 3 2 6 होता है, तो 23 को 6 से मल्टीप्लाई करा जाएगा, तो 6 3 18 आया एंड 6 2 12 आया, जो कि 138 होता है। सो 138 इंटू 10⁻⁻7 एम्पियर, ये हमारे पास करंट आया। अब आप क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन मतलब जो ऑप्शन है उसमें माइक्रो एम्पियर जुड़ा हुआ है, तो आप माइक्रो एम्पियर आसानी से बना लेंगे, 1 0 से उधार ले लेंगे, तो यहाँ आएगा 13.8 मल्टीप्लाई 10⁻6 एम्पियर। तो जो 10⁻⁻6 है उसे माइक्रो बोल सकते हैं, तो 13.8 माइक्रो एम्पियर, ये हमारा आंसर बना। आप ऑप्शन में देख सकते हैं यहाँ आ रहा है 13.8 माइक्रो एम्पियर। सो क्वेश्चन में सच कुछ नहीं था, सिर्फ हमें डिस्प्लेसमेंट करंट और रूट मीन स्क्वायर करंट की वैल्यू को सेम अज्यूम करना था, अज्यूम का कॉन्सेप्ट लगाना था, जिसमें हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जो कैपेसिटेंस जो प्योर सी है, जिसमें हमारा कैपेसिटेंस रिएक्टेंस है, तो वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो 1/ωc होता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास दिया हुआ है, एक LCR सर्किट है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक LCR सर्किट के बारे में जानकारी दे रहा है, तो हम LCR सर्किट बना लेते हैं। पहले L बना लिया, फिर ये C बना लिया और फिर ये R बना लिया। तो LCR सर्किट है और हमेशा ये एक ऑल्टरनेट सोर्स से ही जुड़ा होता है, तो ये L हो गया, यहाँ C हो गया, ये R हो गया। अब यहाँ पर हमें एक बात जानकारी में लेनी है कि यहाँ पर जो रिएक्शंस होते हैं, इंडक्टर पर जो रिएक्शन होगी उस रिएक्शन को बोला जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसको XL की फॉर्म में लिया जाता है। कॉन्सेप्ट ये बनेगा, है ना, क्वेश्चन बाद में पढ़ाऊंगा, पहले कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। और जो कैपेसिटेंस की वजह से रिएक्शन होगा उस रिएक्शन को बोला जाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तीसरा, जो रेजिस्टेंस है उसका R ही रहता है, सेम रहता है। अगर मैं इन तीनों को कंबाइन कर देता हूं, इन तीनों को कंबाइन कर देता हूं, तो एक और रिएक्शन निकल कर आती है जो इन सब का रिजल्टेंट हम मान सकते हैं, जिसको मैं बोलूंगा Z। तो Z का मतलब होता है इम्पीडेंस। इन सारी रिएक्शन को मिलाकर मेरे पास एक इम्पीडेंस निकल कर आता है। अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको वेक्टर डायग्राम की जानकारी होनी चाहिए कि इसमें वेक्टर डायग्राम क्या क्या बनते हैं। तो वेक्टर डायग्राम कुछ इस प्रकार बनते हैं कि अगर हमारे पास रेजिस्टेंस है तो वो हमेशा 0 डिग्री पर बनेगा, सीधा बनेगा, आगे की तरफ बनेगा। हमेशा जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, इंडक्टिव रिएक्टेंस हमेशा हमारा 90 डिग्री पॉजिटिव पर बनता है, तो यहाँ प्लस 90 डिग्री बनेगा। फिर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मेरे पास यहाँ XC बनेगा जो कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, ये हमेशा माइनस 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होने के कारण माइनस 90 डिग्री लिया जाता है। अब इसका अगर मैं वेक्टर डायग्राम देखना चाहूँ तो इसमें रिजल्टेंट क्या बनेगा, इसमें 3 केसेस बनेंगे। पहला केस ये बन सकता है कि जो मेरा XL है वो XC से बड़ा हो जाए। दूसरा केस हमारा क्या बन सकता है, जो XL है वो XC से छोटा हो जाए। और तीसरा केस हमारा क्या बन सकता है, जो XL है वो XC के बिल्कुल बराबर हो जाए। इतना होने के बाद फिर हम क्या देखेंगे, अगर XL XC से बड़ा है तो डायग्राम क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या बनेगा कि हमारा ऊपर की तरफ डायग्राम बनेगा, क्योंकि XC हार गया है, XL जीत गया है। तो यहाँ पर XL माइनस XC हो जाता था, यहाँ R रहेगा और ये हमारा रिजल्टेंट बनेगा जो कि इसका परपेंडिकुलर इधर बनता है, जो कि XL माइनस XC होता है, जो कि 90 डिग्री है। और इन तीनों को मिला दें तो इसका रिजल्टेंट इम्पीडेंस बनता है। पाइथागोरस थ्योरम लगाते थे। अगर आप यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लेते हैं तो हमारे पास आएगा Z² अंडर रूट ऑफ XL माइनस XC, क्योंकि इसकी जरूरत अभी हमें आने वाले क्वेश्चनों में पड़ेगी, इसलिए मैं इसे पहले ही समझा दे रहा हूँ। तो ये इम्पीडेंस का फॉर्मूला हमारे पास कुछ इस प्रकार निकल कर आया। अगर इसी के विपरीत केस होता है तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले तो 2 नहीं लगाना चाहिए मुझे। क्यों नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि मैंने रूट लगा दिया है, तो यहाँ Z बनेगा। अब यहाँ देखें तो यहाँ उल्टा हो जाएगा, XC अगर बड़ा हो जाए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है,
अगर एक्सी एक्सएल से बड़ा हो जाए तो एक्सी माइनस एक्सएल रेज टू पावर 2 प्लस आर स्क्वायर हो जाता है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज थर्ड केस। थर्ड केस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ रेजोनेंस की बात होती है। इस रेजोनेंस वाले केस में क्या प्रक्रिया होती है, क्या कंडीशन होती है कि एक्सएल हमेशा एक्सी से बराबर है। जब भी एक्सएल हमारा एक्सी के बराबर हो जाता है तो इस सिचुएशन को हम रेजोनेंस सिचुएशन बोलते हैं, क्योंकि इस सिचुएशन में ये जो एक्सी और एक्सएल है ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट होते हैं कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो अंडर रूट आर स्क्वायर बचेगा, जो कि रूट हटने के बाद जो z है वो मिनिमम हो जाता है और जिसको r की वैल्यू दी जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आगे आने वाले क्वेश्चंस के लिए भी। तो हमें इतना समझ में आ गया कि यहाँ पर क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, टू कीप द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अनचेंज्ड, और यहाँ पर कैपेसिटेंस को चेंज किया जा रहा है। पहले वो C था और बाद में वो 4C हो गया। सो हमें न्यू इंडक्टेंस की वैल्यू बतानी है। तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। अब इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर मैं क्वेश्चन के बारे में बात करने वाला हूँ। क्वेश्चन क्या है कि अगर एक्सएल एक्सी के बराबर है, यही सिचुएशन हमारी रेजोनेंस की सिचुएशन होती है। तो रेजोनेंस की सिचुएशन में एक्सएल हमारा एक्सी के बराबर है, तो यहाँ आ जाएगा ओमेगा एल और यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन ओमेगा सी, जो कि यहाँ आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन एल सी। तो जो ओमेगा की वैल्यू है वो 1 अपॉन अंडर रूट एल सी होती है। अब यहाँ इन्होंने एक बात कही है कि रेजोनेंस जो है वो फ्रीक्वेंसी जो है वो अनचेंज्ड है, मतलब वो बराबर रहेगी इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के चेंज होने पर भी। इसका मतलब ओमेगा 1 और ओमेगा 2 ऐसा ले लेते हैं, मतलब पहले वाला और बाद वाला दोनों ओमेगा सेम रहने वाले हैं। और 1 अपॉन में पहले हम मान लेते हैं एल इंडक्टर एल रहा है और सी इनिशियल लेवल पर सी रहा है, कैपेसिटेंस सी है। लेकिन बाद में जो इंडक्टर है उसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, जिसको एल डैश मान लेता हूं, और बाद का जो कैपेसिटेंस है वो हमारा 4C है, ये मान लेते हैं। अब आप देखेंगे दोनों साइड सेम सिचुएशन है, तो हम इसको डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं। तो L इंटू सी और L डैश इंटू 4C हो जाएगा, तो C से C कटेगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर L अपॉन 4 हमारा L डैश के बराबर हो जाता है। अब मुझे ये देखना है कि जो नया वाला इंडक्टेंस है वो क्या होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन पे भी गौर फरमाना। आपने नया वाला इंडक्टर निकाल तो लिया है जो कि L अपॉन 4 है, लेकिन यहाँ सारे ऑप्शनों में उसका चेंज मांगा गया है कि रिड्यूस कितने से हुआ है और इंक्रीज कितने से हुआ है। तो आपको पहले ये देखना है कि पहले मैंने इनिशियल लेवल पर इंडक्टर को L माना था, बाद में वो L अपॉन 4 हो गया। तो पहले L माना था और बाद में L अपॉन 4 हो गया, इसका मतलब घट गया। एलसीएम लेंगे तो कितना, 3L अपॉन 4 से घट गया। तो ऑप्शन कौन सा सही जा रहा है, 3L अपॉन 4। अगेन आई रिपीट, हमें कॉन्सेप्ट की जानकारी बहुत मतलब अच्छे से होनी चाहिए। फॉर्मूला शीट आप प्रिपेयर साथ साथ करेंगे, न्यूमेरिकल के साथ साथ फॉर्मूला शीट की प्रिपरेशन रहनी चाहिए, और आप देखेंगे कि बार बार यही टॉपिक रिपीट हो के कॉन्सेप्चुअलाइजेशन जो आपकी पावर है वो भी स्ट्रॉन्ग बनती जाएगी और साथ ही साथ क्वेश्चन आसानी से बनने लगेंगे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अदरवाइज अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। सो अगला क्वेश्चन आता है, अ ट्रांसफार्मर हैज एन एफिशिएंसी। अब ट्रांसफार्मर की बात कर रहा है, तो ट्रांसफार्मर का एक बार कॉन्सेप्ट में यहाँ पर बताना चाहूँगा कि ट्रांसफार्मर होता क्या था, फिर चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि ये ट्रांसफार्मर होता था, एक सॉफ्ट आयरन कोर से ये बना होता था। तो ट्रांसफार्मर एक सॉफ्ट आयरन कोर का पार्ट है, ये यहाँ पर बना हुआ है ना। यहाँ पे बहुत सारी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेट्स का कॉम्बिनेशन होता था। अब इस सॉफ्ट आयरन कोर में कॉन्सेप्ट ये लगता था कि हमारे पास कॉइलिंग कर दी जाती थी। तो कॉइलिंग होती थी हमारी दो तरीके की, 1 2 3, मतलब नंबर ऑफ वाइंडिंग हम वेरी कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और यहाँ पर हमारा ऑल्टरनेट सोर्स जुड़ा होता था। तो यहाँ पर देखें तो ये हमारा ऑल्टरनेट सोर्स जुड़ा होता है, एक इधर फिर एक इधर गया, फिर इधर फिर एक इधर गया, फिर एक इधर फिर एक इधर गया, फिर इधर फिर एक इधर गया। इस तरीके से ये हमारे पास ये सोर्स जुड़ा होता था। तो इसे हम बोलते थे आउटपुट वोल्टेज। तो ये आ गई मेरे पास आउटपुट वोल्टेज। अब इस वाली वाइंडिंग को बोला जाता है प्राइमरी वाइंडिंग, जो लेफ्ट हैंड साइड पर होगी इस वाइंडिंग को बोला जाता है प्राइमरी वाइंडिंग। तो इस वाइंडिंग को बोला जाता है प्राइमरी वाइंडिंग, और इस वाइंडिंग को बोला जाता है सेकेंडरी वाइंडिंग।
इस वाइंडिंग को बोला जाता है सेकेंडरी वाइंडिंग। अब आप देखेंगे प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग में यहाँ आ जाएगा NP और यहाँ बोलेंगे हम इसे NS। इसका मतलब होता है कितने नंबर ऑफ रोटेशन NP में है और कितने नंबर ऑफ रोटेशन आपके सेकेंडरी में है, उसे हम प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग बोलते थे। ये हमारा ऑल्टरनेट सोर्स लगता था और यहाँ पे प्रोसेस क्या होता था कि जो भी यहाँ पर करंट चेंज होगा ड्यू टू द ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, तो जो भी हमारा करंट चेंज होगा उससे यहाँ पर फ्लक्स पैदा होगा, तो उससे यहाँ पर फ्लक्स लगता रहेगा। तो जब जब फ्लक्स चेंज होता रहेगा तब तक यहाँ पर करंट पैदा हो जाएगा। तो यहाँ की करंट सप्लाई से इस तरफ में करंट हमारा प्रोड्यूस हो जाता है, जिसे हम कॉन्सेप्चुअलाइजेशन पार्ट में कुछ इस प्रकार लेते हैं कि जो हमारे पास वोल्टेज होगा प्राइमरी में, वोल्टेज मतलब EP, और जो डिवाइडेड बाय रेशो होगा वोल्टेज सेकेंडरी में, वो हमेशा इक्वल टू ऑफ NP अपॉन NS होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि जितनी ज़्यादा वोल्टेज उतने ही ज़्यादा नंबर ऑफ वाइंडिंग्स। EP के सामने NP आ रहा है और ES के सामने NS आ रहा है। अब इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर अब ये क्वेश्चन हम देखते हैं। E मतलब वोल्टेज होता है, लेकिन यहाँ पर हमें एक एफिशिएंसी का पार्ट दे दिया गया है। तो एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट कैसे समझते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट? एफिशिएंसी का अर्थ होता है हमेशा आउटपुट आता है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आता है इनपुट। इसका अर्थ ये होता है कि लेट सपोज आप किसी भी दुकान पर चीनी या चावल लेने गए हैं, तराजू वहाँ होता है, तो जो भी अब तराजू होता है उस पर आउटपुट ऊपर रखा जाता है और इनपुट जो वेट है वो नीचे रखा जाता है। दैट मीन्स आउटपुट हमेशा ऊपर रहेगा, जो आप चीज़ ले रहे हैं, जो चीज़ आप मतलब कंज्यूम करना चाहते हैं, या जो चीज़ भी हम उसमें आउटपुट के तौर पर लेना चाहते हैं कि हमें कितना देने पर कितना मिला, दैट इज द रेशो मेंटेन बाय द वर्ड एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी का जर्नल फॉर्मूला हमेशा यही रहेगा, ऊपर आउटपुट और नीचे इनपुट। अब यहाँ ट्रांसफार्मर के कॉन्सेप्ट में देखना, आउटपुट तो ये है और इनपुट हमारा ये है। तो एक तरफ हमारे पास आउटपुट है और दूसरी तरफ मेरे पास इनपुट है। तो एफिशिएंसी जो है वो 80% है और यहाँ आएगा अपॉन में 100। आउटपुट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज है ना, वोल्टेज की टर्म में लेना इसे, आउटपुट वोल्टेज अपॉन में इनपुट वोल्टेज, या पावर में ले लो, पावर सही रहेगा बोलना क्योंकि यहाँ पर हमें पावर का जिक्र किया हुआ है। तो आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, के कितनी पावर देने पर हमें कितनी पावर मिली। तो आउटपुट पावर, अब पावर का फॉर्मूला क्या होता है, VIP से याद करते हैं पावर का फॉर्मूला, पावर VIP। इसे मैंने इलेक्ट्रिसिटी वाले प्रीवियस ईयर वाली वीडियोस में भी बताया हुआ है। तो आप देखेंगे आउटपुट पावर में V0 इंटू I0 होगा और इनपुट पावर में हमारे पास VI और II हो सकता है, लेकिन वो मैंने क्यों नहीं लिखा है उसका कारण है, मैंने देख लिया क्वेश्चन में पहले ही कि मुझे इनपुट पावर 4 किलोवाट दे रखी है। तो जो इनपुट पावर है वो 4 किलोवाट हमें क्वेश्चन में मेंशन है। तो रिक्वायरमेंट क्या है, 80% को मैंने चेंज कर दिया 80/100 में, एंड इट इज वर्क एट 10 वोल्ट एंड इफ द सेकेंडरी वोल्टेज इज 240। तो ये सब सेकेंडरी ही है, आउटपुट वाला पार्ट। तो यहाँ वोल्टेज आपको 240 दे दी है और करंट आपको निकालना है और 4 किलो लिखा हुआ है, तो इसे स्टैंडर्ड यूनिट में 1000 वाट लिख के छोड़ देंगे। अब आपके सामने आपको I0 निकालना है और आसानी से आप आउटपुट करंट निकाल पाएंगे, जो कि उसने पूछा भी है। आउटपुट करंट मतलब द करंट विच इज फ्लोइंग इन द सेकेंडरी कॉइल। तो यहां से यहां गया, यहां आ जाएगा 8/10 मल्टीप्लाई 4 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 240 इक्वल टू करंट इन सेकेंडरी। तो यहाँ देखेंगे एक 0 से एक 0 कटा, फिर एक 0 से एक 0 कटा, 8 3 यहाँ आया 40/3। 40/3 को हम डिवाइड करेंगे तो 13.33 एम्पियर होता है। 13.33 एम्पियर ये हमारा I0 होता है। तो 13.33 एम्पियर ये ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आ रहा है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, ट्रांसफार्मर के कॉन्सेप्ट में मैंने लेआउट आपको दे दिया। कंडीशन ये लगती है, लेकिन आप सोच रहे होंगे ये कंडीशन इस न्यूमेरिकल में तो नहीं लगी है, लेकिन कॉन्सेप्ट बताना था इसलिए मुझे वो चीज़ बताना ज़रूरी था। लेकिन यहाँ पर हमारा आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर का कॉन्सेप्ट लगा है और यही जो पार्ट है जो मैंने कॉन्सेप्चुअल समझाया है, ये कमिंग न्यूमेरिकल्स में दोबारा आएगा। सो अगर आप स्क्रीनशॉट ले जाना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अदरवाइज हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है कि अ प्राइमरी साइड ऑफ ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू 230 वोल्ट। अब अगेन जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया, प्रीवियस क्वेश्चन में समझाया, वही यहाँ पर आ चुका है। अगेन मैं ट्रांसफार्मर थोड़ा जल्दी से ड्रॉ करता हूँ और यहाँ पर हमने जो अभी पढ़ा उसी को हम दोबारा देखेंगे। तो सेकेंडरी और प्राइमरी में किस तरीके से कॉम्बिनेशन बनते हैं वो हम देखने वाले हैं। सो यहाँ देखा जाए तो 1 2 3 4, तो यहाँ बनेगा मेरे पास ऑल्टरनेट सोर्स। और फिर यहाँ देखें 1 2 3 4 5, यहाँ देखें तो ये बनेगा आउटपुट वोल्टेज। अब यहाँ पर हमने क्या माना था, नंबर ऑफ वाइंडिंग इन प्राइमरी और यहाँ पर नंबर ऑफ वाइंडिंग इन सेकेंडरी। दूसरा हम यहाँ पर देखेंगे पोटेंशियल एट प्राइमरी अपॉन पोटेंशियल एट सेकेंडरी। यहाँ पर देखेंगे नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। ये सिचुएशन हम देखेंगे। अब प्राइमरी साइड ऑफ ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड एट 230 वोल्ट। तो यहाँ पर देखना हमें प्राइमरी साइड मतलब EP 230 वोल्ट दे रखा है, क्योंकि इस साइड बोल रहा है वो 230 वोल्ट लग रहा है और 50 हर्ट्ज की सप्लाई है, मतलब फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो यहाँ पर जो अल्टरनेट करंट की फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज की है, ये हमें बताई हुई है। एंड द टर्न रेशो ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग इज 10:1, मतलब NP अपॉन NS ये आपको 10/1 दिया हुआ है। लोड रेजिस्टेंस इज 46 ओम, सो रेजिस्टेंस की वैल्यू 46 ओम दे रखी है। तो पावर कंज्यूम्ड इन इट ये मुझे निकालना है। तो इसे किस प्रकार करेंगे, सबसे पहले तो सेकेंडरी पर पोटेंशियल कितना लगा है वो निकालना है। मतलब सेकेंडरी पर पोटेंशियल हमें कहां से मिलेगा, ES पोटेंशियल एट सेकेंडरी पार्ट से मिलेगा। तो हमारे पास जो भी पार्ट है, जस्ट वेट अ मिनट, मेरे पैर में वायर अटक गई थी, सॉरी फॉर इट। सो EP अपॉन ES इक्वल टू NP अपॉन NS। तो EP की वैल्यू हमारे पास 230 है, ES हमें निकालना है, NP अपॉन NS हमें 10/1 दिया हुआ है। तो आप देखेंगे 0 से 0 कटा, काफ़ी आसान सवाल हो गया ये। तो यहाँ पे 23 वोल्ट आ गई हमारी पोटेंशियल एट सेकेंडरी, लेकिन द रिक्वायरमेंट इज पावर, हमें पावर निकालनी है। तो अगर रिक्वायरमेंट पावर है तो पावर का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस मेंशन है और पावर का फॉर्मूला V²/R होता है। इसे काफ़ी यूज में लिया हुआ है हमने। तो यहाँ आ जाएगा 23 का स्क्वायर, जो कि 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, R की वैल्यू आएगी 46, यहाँ आ जाएगा 2, तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास 11.5 वॉट, 11.5 वॉट। तो यहाँ पर देखें तो ऑप्शन C इज करेक्ट।